हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पार्ट 2 यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में आज उसका 7वां लेक्चर है। ठीक है, यानी कि 6 लेक्चर हमने पढ़ा दिया है आपको। जल्दी से जाके अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और आज न्यूटोनियन मैकेनिक्स का 7वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हमने हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होता है। ठीक है, तो अब ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, इसलिए हम लोग न्यूटन के लॉ को वैलिड कराने के लिए उसमें कुछ बनावटी फोर्स अपने से ऐड करते हैं। जैसे कि देखिए, लिफ्ट में आप ऊपर या नीचे जाते हैं, खासकर आप ऊपर जाते हो तो आपको अपने वेट में अंतर दिखाई देगा, यानी आपको अपना वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन के लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मन से हम अपना बनावटी फोर्स ये बनाते हैं कि हमारे अगर हम ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट में तो हमारे नीचे एक फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स जिसका नाम है। एक बनावटी फोर्स खुद से बनाते हैं कि न्यूटन के लॉ जो है क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। यानी सब मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूटन के लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड कराने के लिए हम लोग कोई ना कोई बनावटी फोर्स को खुद से ऐड करते हैं कि न्यूटोनियन के लॉ वैलिड हो जाए। जैसे कि लिफ्ट वाले में हमने आपको एग्जांपल बताया था कि लिफ्ट वाले में हमने आपको एग्जांपल बताया था कि वहाँ पे न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं हो रहे थे, तो हमने अपने मन से एक बनावटी फोर्स जिसका नाम स्यूडो फोर्स से लगाया था, जिससे कि क्या हो गया, उसके बाद न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाते हैं जब अगर हम बनावटी फोर्स लगा लेते हैं। तो ये तो हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि और ये भी होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सक्लेरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सक्लेरेशन ज़ीरो नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सक्लेरेशन ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है, यानी कि वो मूव नहीं करेगा। वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, क्योंकि एक्सक्लेरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है उसी टाइम के साथ डेरिवेट करते हैं तो हमें एक्सक्लेरेशन मिलता है। यानी सब मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। ये अभी तक हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको समझ में आ गया, पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कौन सी बला है, यानी कि ये कहाँ से आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इसमें कौन सी बनावटी फोर्स हम लगाते हैं अगर वैलिड नहीं होते हैं, ये सब जानने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक प्रकार का क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यानी कि इसमें भी न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें भी एक बनावटी फोर्स को ऐड करेंगे जिससे कि न्यूटन के लॉ क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। ठीक है, तो चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जितने भी बनावटी फोर्स होते हैं, यानी बनावटी उसको कह सकते हैं इंग्लिश में फ्रिक्टिशियस फोर्स होते हैं, उन सब के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, और कौन से बनावटी फोर्स किस फ्रेम में लगते हैं ये भी जान लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि एक फ्रिक्टिशियस फोर्स, फ्रिक्टिशियस मतलब होता है बनावटी। ठीक है, फ्रिक्टिशियस, ठीक है, फ्रिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, फ्रिक्टिशियस फोर्स क्या होते हैं, पहले तो आप जो फेमस होगा, ये जो आप जानते होंगे हमें लगता है, एक होता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स ये क्या होता है, ये एक बनावटी फोर्स होता है। जब हम लिफ्ट के ऊपर
लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हमें नीचे की ओर लगता है कि हमें कोई नीचे की ओर खींच रहा है, तो वही क्या होता है, स्यूडो फोर्स वहाँ पे होता है। अपने मन से हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी बनावटी और फ्रिक्टिशियस फोर्स होते हैं वो सिर्फ समझ सकते हैं कि वो आभासी होते हैं, यानी कि आपको आभास ऐसा होता है कि जैसे कहते किसी कोई कहते हैं हमें ये चीज़ आभास हो रहा है, वैसे ही आपको ऐसा आभास होगा कि कोई फोर्स लग रहा है, तो वही क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। तो फ्रिक्टिशियस फोर्स में एक स्यूडो फोर्स हो गया, पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगाते हैं, यानी कि हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं, या फिर अगर हम जा रहे हैं आगे पीछे जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें कोई फोर्स का अगर आभास होता है, तो वो क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि सीधा, ठीक है। यानी जहाँ कोई भी चीज़ सीधा में रहे, ऊपर या नीचे, या फिर कार चल रही है, उन सब में अगर हमें कोई अपने मन से फोर्स लगाना है कि न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाए, तो वो क्या, हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं अपने मन से, ठीक है। यानी स्यूडो फोर्स यानी कि ये भी एक क्या है, एक प्रकार का फ्रिक्टिशियस फोर्स है। पर फ्रिक्टिशियस फोर्स में और फोर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, फ्रिक्टिशियस फोर्स ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक क्या होता है, एक होता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होता है। और एक होता है यूलर्स फोर्स, ठीक है, यूलर्स फोर्स, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों भी फ्रिक्टिशियस फोर्स होते हैं, यानी कि बनावटी फोर्स होते हैं। तो हम तो ये जानेंगे कि स्यूडो फोर्स हम कहाँ यूज करते हैं, किस मतलब न्यूटन के लॉ, किस नॉन इनर्शियल फ्रेम में, कहीं अगर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते हैं तो वहाँ हम स्यूडो फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक प्रकार का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसमें भी न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे। तो उसमें जब वैलिड नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सब बनावटी फोर्स लगाते हैं। ये भी क्या है, एक फ्रिक्टिशियस फोर्स है, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलस फोर्स और यूलर्स फोर्स। ये तीनों क्या है, ये तीनों फ्रिक्टिशियस फोर्स है। पर ये कहाँ लगते हैं, ये लगते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आप एक चीज तो यहाँ जान गए कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक प्रकार का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और जैसे नाम से आपको दिख रहा है रोटेटिंग, तो कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, जो कि क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब ये भी आप अब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप समझ गए कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो उसमें भी हम न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, इसलिए ये सब तीनों फोर्स हम क्या करेंगे, वहां पे खुद से बनाएंगे, ठीक है, खुद से बनाएंगे। और ये फोर्स क्या होते हैं, आपको आभास भी ऐसा होता है, ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको मैंने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में पूरे डिटेल में आपको बताया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये क्या एक बनावटी फोर्स तो है ही, पर आप कहाँ आभास होता है कि कोई फोर्स लग रहा है, और किसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको मैंने अभी जस्ट, यानी कि ये 7वां लेक्चर है, तो मैंने 6 लेक्चर में आपको बताया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ आपको आभास होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। इतना तो आप जान गए। अब ये भी जान लीजिए कि कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूम रहा होगा। और मैं एक चीज और बता दूं, जिसको भी अगर किसी को अगर ये भी नहीं पता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको वो भी समझा दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल में देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो मैं इस मार्कर की स्थिति को क्या बताऊंगी, इस मार्कर की स्थिति को बताऊंगी कि ये मुझसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ। तो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति यानी कहाँ है, और अगर मोशन कर रहा है तो कैसे मोशन कर रहा है, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप रियल लाइफ के एग्जांपल में देखेंगे, तो मुझे आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, तो
मैं बताऊंगी इस मार्कर की स्थिति, तो मैं क्या बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि मुझसे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। पर फिजिक्स की भाषा में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये थोड़ी कि मैं अपने आप को बोल दी तो एक इंसान बना दें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं। तो फिजिक्स की भाषा में हम क्या करते हैं, एक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम लेते हैं और इसको कहते हैं कि एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ गया। तो इसलिए हम क्या करें, कहीं भी अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं तो हम क्या करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और ये भी बता दूं कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेम से ही रोटेटिंग, यानी कि कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि क्या हो रहा होगा, हर पल घूम रहा होगा, ठीक है, हर पल, ठीक है। यानी कि समय के साथ वो क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको ही कहते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपको कैसे पता चलेगा, जब आप स्टेबल रहेंगे। अगर रियल लाइफ से मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मैं कोई भी चीज हमारे सामने अगर घूमती है तो हमें कब एहसास होता है कि वो घूमती है, हम अगर रेस्ट में है तब मुझे एहसास होगा कि वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं भी उसी के साथ उसी की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मैं भी घूमने लगूं, तो मैं वो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको अगर फिगर बनाना है तो आपको एक स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा जो कि घूम नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज घूम रही है ये हमें कब समझ में आता है, जब हम खुद स्टेबल हो, ठीक है। तो ऐसे फिजिक्स की भाषा में अगर हम एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फिगर अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी जो हर वक्त घूमेगा, हर पल घूमेगा, तो उस हम क्या करेंगे, उसके लिए एक हम ऐसा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे जो कि स्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल रहता है तब आपको समझ में आता है कि अगला वाला घूम रहा है, ठीक है। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या करते हैं, उसका हम फिगर बनाएंगे, तो फिजिक्स की भाषा में बनाएंगे तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि जो स्टेबल हो, जो स्टेबल हो, वहां हम बैठ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के हम देख सकें कि जो दूसरा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो गोल गोल क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे जो कि स्टेबल हो। और स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिसका एक्सक्लेरेशन जीरो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अगर ये स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसका एक्सक्लेरेशन जीरो है, तो ये क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस पे ही बैठ के हम क्या करेंगे, यानी कि ये समझिए कि ये मैं हूँ और मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, मेरे सामने अगर कोई घूम रहा है तो अब हम क्या करेंगे, मैं पहले स्टेबल रहूंगी तब उसको देखूंगी कि वो घूम रहा है, ठीक है। अगर उसी के साथ मैं भी घूमने लगती हूँ तो मैं वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने एक ऐसा स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे और इसके पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और ये आई कैप लिखते हैं, वाई लिखते हैं और जे कैप लिखते हैं और जेड लिखते हैं और के कैप लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया क्योंकि हमें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना है, और रोटेटिंग कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है उसको देखने के लिए हमें खुद को स्टेबल होना होगा, तो इसलिए हमने एक स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे जो कि हर वक्त क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब टाइम जीरो था तो उस समय जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अभी स्टार्ट। अब मान लीजिए कि मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, यानी मैं स्टेबल हूँ और मेरे सामने कोई खड़ा है, उसको अब घूमना है, तो मैं कहूँगी देखो वो क्या हो रहा है, घूम रहा है कहूँगी। पर वो कब स्टार्ट करेगा, टाइम जब ऐसा, तो एक समय ऐसा भी हुआ कि मैं स्टेबल रहूंगी, वो भी स्टेबल रहेगी, फिर वो घूमना स्टार्ट करेगी। यानी कह सकते कि टाइम बराबर जीरो पे, जब टाइम जीरो था उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो इसी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसी पे होगा, ठीक है। और कुछ टाइम बीता, यानी कह सकते हैं कि 10 सेकेंड बाद अब वो घूमना स्टार्ट हुआ, तो समझ लीजिए कुछ समय बाद क्या हुआ, टाइम बराबर टी पे वो क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे दिखाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि पहले यहाँ पे थे और मैं यहीं पे स्टेबल रह गई, मैं इसको समझिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं स्टेबल रह गई और जो मेरे सामने बंदा वो क्या, वो घूमना अपना स्टार्ट कर दिया। तो घूमना स्टार्ट किया तो मान लीजिए कि थीटा एंगल वो क्या हो गया, घूम गया। तो हम घूमा हुआ बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ घूमेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
ठीक है, घूम गया। ठीक है, आप इसको अब समझ लीजिए कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि पहले t बराबर 0 पे इस पे ओवरलैप था और t बराबर यानी कि समय t बराबर t पे क्या हुआ, अब वो घूम के थीटा एंगल घूम गया है, यानी कि यहाँ पे t इज इक्वल टू मान लीजिए कि 0 था और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू t हो जाएगा। ठीक है, t हो जाएगा क्योंकि t समय बाद ये क्या हुआ, ये घूम के यहाँ चला आया। तो इसका भी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो इसका हम नेमिंग क्या करेंगे, थोड़ा अलग करने के लिए हम लोग डैश लगाएंगे और आई कैप पे भी डैश लगा देंगे और यहाँ पे वाई डैश और जे कैप पे भी डैश लगा देंगे, जेड डैश और के कैप पे भी डैश लगा देंगे। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ कि साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका नेम भी रख लेते, इसको मान लेते जो कि मैं हूँ, इसको मैं समझ लीजिए मैं हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैं स्टेबल हूँ तो इसको मान लेते एस और इसको मान लेते एस डैश। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमें अंतर भी तो दिखाना है। ठीक है, तो अब हम लोग मान लिए। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ हमें निकालना क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं। पहले ये जान लीजिए कि हमें निकालना क्या, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है या कोई भी वस्तु है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर से सुनिए, क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई पॉइंट है, कोई वस्तु है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कभी भी आपको फोर्स फाइंड आउट करना रहता तो आप क्या करते, पहले आप पोजीशन वेक्टर निकालते, फिर पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डेरिवेट करते तो आपको वेलोसिटी मिलती है, फिर वेलोसिटी को फिर टाइम के साथ डेरिवेट करते तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है और एक्सेलरेशन में आप m का इंटू कर देते हैं तो फोर्स मिल जाता है। तो हम चलते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर अगर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट एक P है। ठीक है, ये पॉइंट P है। ठीक है, और इसको हम इससे क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और देखिए जो ये स्टेबल वाला यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है तो हम लिख लेंगे कि r। ठीक है, और अब फिर आप अगर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे जो s डैश है, जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s डैश है, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे वहाँ, क्योंकि दोनों का जब मूल बिंदु कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है वो एक पर ही है तो इसीलिए इसके लिए भी क्या होगा, ये r डिस्टेंस पर ही रहेगा। इस s डैश यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी ये P पॉइंट r दूरी पे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इस वाले यानी कि h डैश के अकॉर्डिंग पॉइंट P पे हम देख रहे हैं तो दूरी r ही दिखेगा आपको, और आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसकी दूरी देख रहे हैं तो r ही हो जाएगा, यानी कि दोनों के लिए r ही हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे ये दिखा सकती हूँ कि जो s डैश है उसके लिए जो ये पोजीशन वेक्टर है वो r डैश है, बाकी हम ये जानते हैं कि r इज इक्वल टू r डैश है। ठीक है, r और r डैश इक्वल है क्योंकि दोनों के जो ओरिजिन है एक ही पे है, इसीलिए इस ओरिजिन से P के डिस्टेंस अगर हम इस फ्रेम से भी देखें तो r ही होगा और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो r ही होगा। ठीक है, इतना अब जान गए। अब हम क्या करते हैं कि हम अब क्या करेंगे, इस r का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, r का नहीं r डैश का निकालेंगे, क्योंकि r डैश क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हमें हर चीज़ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही निकालना है, इसलिए हम r डैश का पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, उसको टाइम के साथ डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर वेलोसिटी को टाइम के साथ डेरिवेशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और उस एक्सेलरेशन में हम लोग m का इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर्स। ठीक है, और देखिए मैंने स्टार्टिंग जो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोरियोलिस फोर्स या यूलर्स फोर्स जो आपको मैंने बताया वो क्या होता है, वो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मतलब हम कह सकते यूज करते हैं जिससे न्यूटन के लॉ क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। यानी जो हमने पीछे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया और कोरियोलिस फोर्स बताया और यूलर्स फोर्स बताया, जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे यानी कि इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पॉइंट P पे कितना फोर्स लग रहा है, वो जब हम फोर्स निकालेंगे तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा क्योंकि हम क्या करेंगे, लगाएंगे वो चीज़, और कोरियोलिस फोर्स भी आएगा, यूलर्स फोर्स भी आएगा। ये तीनों फोर्स देखिए लास्ट में जब हम
फोर्स निकालेंगे तो ये तीनों फोर्स खुद पे खुद आ जाएगा, ठीक है। तो जो आएगा मैं बताऊंगी कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कौन सा कोरियोलिस फोर्स है और कौन सा यूलर्स फोर्स है, ठीक है। ये समझ आए कि ये एक फ्रिक्टिशियस फोर्स होता है, यानी कि ये बनावटी फोर्स होता है, यानी एक आभासी फोर्स होता है, ठीक है, आपको आभास होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें करना है अब डेरिवेशन, यानी कि पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर निकालना है तो व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, इस वजह से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यानी सब कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैं छोटा सा फिगर पहले यहाँ बना लेती हूँ। तो ठीक है, आप करिए, आप चुटकी बजाइए और देखिए कैसे फिगर छोटा हो जाता है। तो चलिए देखिए, अब हमने फिगर क्या किया, कोने में बना दिया, जिससे कि हम यहाँ पे अच्छे से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ पे पॉइंट भी एक हमें लेना था जिसका डिस्टेंस क्या था, इस वाले फ्रेम यानी एस वाले फ्रेम के अकॉर्डिंग आर था और एस डैश वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग तक क्या था, आर डैश था। और हमने ये भी आपको समझाया था कि आर और आर डैश क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि आर और आर डैश क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हम चलते हैं पोजीशन वेक्टर निकालेंगे पहले। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम आर डैश का यूज करेंगे, क्योंकि जो एस डैश है वो क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हमें हर चीज़ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही निकालना है। तो इसलिए मैं आर डैश का यूज करूंगी। तो लिख लीजिए डी पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पे आर लिख सकते हैं आर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये क्या है, आर के लिए पोजीशन वेक्टर है और ये आर डैश के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, ठीक है। इतना क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। टाइम के साथ क्या करेंगे, उसको डेरिवेट कर देंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे टाइम डेरिवेटिव और कहाँ से टाइम डेरिवेटिव करेंगे, और हम लोग ऑफ किससे करेंगे, एस से करेंगे, ठीक है। यानी कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जो कि स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उससे हम करेंगे, यानी कि एस से करेंगे। अब अगर यहाँ बैठे हैं, यानी कि आप स्टेबल है एकदम, यहाँ पे बैठे, तो जो ये गोल 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 घूम रहा है, तो इसकी सारी चीज़ें क्या होगी, हर पल चेंज हो रही है। तो इसलिए हम अगर एस टाइम डेरिवेटिव ऑफ एस यानी ऑफ आर फॉर एस, यानी कि अगर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय देखिए आर डैश यहाँ पर आएगा, ठीक है। उस समय क्या हो जाएगा, अगर हम एस पे बैठ के देख रहे हैं, तो उस समय ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश घूमता रहेगा, तो हर पल वो चेंज होता रहेगा। इसीलिए एक्स और आई कैप भी चेंज होगा, वाई जे कैप भी चेंज होगा और जे के कैप भी चेंज होगा। और जो चीज़ हर पल चेंज होती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें डेरिवेशन पूरा करना पड़ता है, उसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो इसलिए आप ये आई जे और के का भी यहाँ पे डेरिवेशन होगा, ना कि उसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि डी आर डैश अपान डी टी, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं आसानी के डी आर अपान डी टी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर और आर डैश क्या होता है, बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख लीजिए। और अब करिए, चलिए इसका हमें डेरिवेशन करना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन करना है तो हम एक्स डैश और आई डैश दोनों का डेरिवेशन करेंगे, यानी प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि हम पता है कि दोनों क्या हो रहा है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं कि पहले एक एक पद कर लेते हैं, उसके बाद से आगे दूसरा वाला करेंगे, यानी ऐसे करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्स डैश को बाहर ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जब प्रोडक्ट वाला रूल लगाते हैं, और डी आई कैप डैश अपान डी टी कर लेते हैं। अब आप कहेंगे एक बार अब आई लिख लीजिए और उसके बाद से फिर एक्स का डेरिवेशन कीजिए, तो उसको मैं बाद में करूँगी। क्यों बाद में करूँगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब वाई वाला करते हैं, तो वाई डैश को बाहर निकाल लेते हैं, फिर लिखते हैं जे कैप डैश अपान डी टी कर लेते हैं, और फिर प्लस जेड डैश कर लेते हैं, और डी
के कैप अपान डी टी कर लेते हैं। अब इसका सेकेंड वाला पद तो अभी बाकी है, यानी कि इसका सेकेंड वाला पद क्या है, ये हो जाएगा कि आई कैप बाहर हो जाएगा और होगा डी एक्स डैश अपान डी टी, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, जे कैप डैश बाहर हो जाएगा और डी वाई डैश अपान डी टी हो जाएगा और प्लस के कैप बाहर हो जाएगा और डी जेड डैश अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। मैंने प्रोडक्ट वाला रूल लगाया तो समझिए कि ये किया उसके बाद ये किया, ये किया उसके बाद ये किया, ये किया इसके बाद ये किया, ठीक है। ऐसा हमने क्या कर दिया, कर दिया। ये कब, हम जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे थे, यानी कि एस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग यहाँ जो इनर्शियल, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे हम लोग बैठ के क्या कर रहे थे, इसको मेजर कर रहे थे। तो ये हमें क्या मिला, एक मिला पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम करते हैं, अब हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाते हैं, यानी कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाते हैं। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो जगह हो वो तो चेंज होगी, यानी एक्स वाई जेड तो चेंज होगा, पर उसके जो यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, अगर आप एस डैश वाले ही रेफरेंस फ्रेम पे बैठ जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से बैठ के अब मेजर करेंगे, तो अब हम अगर डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे आई जे के कांस्टेंट मान लेंगे, तो उसको सिर्फ आगे निकाल देंगे। यानी क्या करते हैं, अब हम करते हैं, लिख लेते हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर डैश फॉर एस डैश, ठीक है, फॉर एस डैश। अब हम एस डैश पे ही बैठ के कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिख दे डी आर अपान डी टी लिख दे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला है कि ये वाला है। तो इसलिए एक हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको डी को भी डैश लगा लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये एस डैश के लिए डेरिवेशन है, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ लिख देंगे तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, और यहाँ पे उसको भी ऐसे लिख सकते हैं डी ऐसे, और आर पे डैश हटा सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है कि आर और आर डैश बराबर होता है। अब चलिए आर डैश का अब क्या करिए, इसका करिए फिर से डेरिवेशन, ठीक है, और टाइम के साथ, और किसके लिए, फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो आई कैप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और डैश अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। और जे कैप कर लीजिए और डी वाई डैश अपान डी टी और प्लस के कैप डैश अपान डी जेड अपान डी टी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इस बार आई जे और के का डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस बार ये आई जे के क्या है, कांस्टेंट है। और क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं कि एस डैश पर, यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही बैठ जा रहे हैं और उसमें बैठ के हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो अब क्या, हम इक्वेशन नंबर 2 में जो ये वाला पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 में कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि अलग है। अब हम क्या करें, ये वाला चीज लिख रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, बस यही लिखते हैं, ठीक है। दो लिख के क्या काम होगा, ठीक है, dt हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, इसके जगह ये लिख लेंगे, क्योंकि यही क्या है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसके जगह हम ये लिखेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो डैश अपान dt हो जाएगा। और प्लस में जो बच रहा है ऊपर, ये वाला भी बच रहा है आपका, तो वो लिख लेते हैं, एक्स डैश डी आई कैप डैश अपान डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप अपान डी टी, ठीक है, प्लस जेड और डी के कैप अपान डी टी, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको चीज़ यहाँ बताऊँ कि देखिए v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। और v क्या होता है, कोई भी पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डेरिवेशन होता है, यानी कि कोई भी पोजीशन वेक्टर है तो टाइम के साथ डेरिवेशन होता है। v को ऐसे लिख सकते हैं और ओमेगा गुणे आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो यहाँ है वो चीज़ यहाँ आ जा रही है और ओमेगा से इंटू हो जा रहा है, इससे आपको ये वैल्यू मिल जा रही है। तो सेम अगर हम ऐसा कर दें कि
डी आई अपान डी टी अगर हम कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें ओमेगा इंटू क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। आई कैप डैश कर लेंगे तो आई कैप डैश मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जहाँ ये है वहाँ मैं क्या कर दूंगी, इसको पुट कर दूंगी। अभी मैं इतना करती हूँ। तो क्या कर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने वेलोसिटी ही नहीं निकाली है, वेलोसिटी निकालना है, फिर एक्सक्लेरेशन निकालना है, फिर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे डी आई कैप डैश अपान डी टी रहेगा वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इसी में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सारे हम क्या करते हैं, अब हम सब कुछ को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। हमें अब इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं इसको अभी नहीं मिटाऊंगी, बस इतना ही मिटाऊंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 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 इस तरीके से ये चीज़ लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी आर अपान डी टी इज इक्वल टू, लिखेंगे डी डैश आर अपान डी टी प्लस अब क्या लिखेंगे एक्स डैश और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, और वैसे ही वाई के लिए भी लिख सकते हैं कि वाई डैश और ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप, ठीक है। और उसी तरह लिख सकते हैं जेड के लिए भी कि जेड डैश ओमेगा और क्रॉस के कैप डैश, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, फिर से नीचे सॉल्व करते हैं, डी आर अपान डी टी और इज इक्वल टू डी डैश आर अपान डी टी, ठीक है। और प्लस अब हम क्या करते हैं, हर जगह से मैं ओमेगा क्रॉस को क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। तो ओमेगा क्रॉस अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें इसका इंटू होगा। तो एक्स आई कैप डैश डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश आपका बचेगा। और ये क्या है, ये क्या है, आर, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आर डैश है। तो इसकी जगह हम आर डैश लिख सकते हैं। तो एक लाइन और लिख लेते हैं कि ये करके डी टी बराबर डी डैश आर अपान डी टी प्लस ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर डैश लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आर डैश और आर बराबर है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है कि मैं इसको आर ही लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आर और आर डैश क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या लिख लेते हैं, अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हम जानते हैं कि डी आर अपान डी टी यानी कि आर किसके था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि स्टेबल फ्रेम ऑफ, यानी एस के अकॉर्डिंग ये पोजीशन वेक्टर था। तो ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा क्या, डैश जो लगाया था वो किसके अकॉर्डिंग था, आर डैश के अकॉर्डिंग, आर डैश के अकॉर्डिंग जो एस डैश के अकॉर्डिंग जो पोजीशन वेक्टर था वो था। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एस डैश के जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसके लिए वेलोसिटी ये हो जाएगी प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा गुणे आर हो जाएगा। तो ये आप एक इक्वेशन मान लीजिए, हम इसको इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, इक्वेशन में इसको स्टार मान लेते हैं, ठीक है। इतना आप मान लीजिए कि इक्वेशन ज़रूरी है इसलिए मैंने इसको अलग मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 को मिटा दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक रहने दीजिए और फिर हम एक लाइन क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह रहने दीजिए, अब फिर हम यहाँ पे चलते हैं। तो वो मैं यहाँ करती हूँ क्योंकि कुछ उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हम इस वाले लाइन में अब चलेंगे, डी आर अपान डी टी, इसका मुझे अभी कुछ काम है इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ, डी टी प्लस ओमेगा गुणे आर है, ठीक है। अगर हम सब में से आर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सब में, अगर इन दोनों में से आर कॉमन ले ले और ये आर है तो आर क्या हो जाएगा, सारा कट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी अपान डी टी और इज इक्वल टू डी डैश अपान डी टी और प्लस लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस। बस ये आपका बच जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हमें अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ और इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर कोई सा फूल, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने कुछ मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, हमें तो ये क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। ये वेलोसिटी है, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या करते हैं कि वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपान डी टी लिखेंगे प्लस डी और फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे वी डैश प्लस ओमेगा गुणे आर, हम लोग ओमेगा गुणे अब लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे
और नीचे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों और टाइम के साथ डेरिवेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए जो हम इसको पहले नीचे सॉल्व करते हैं, dv अपान dt कर लेते हैं। और देखिए अब इसके जगह d अपान dt की जगह हमने पहले से वैल्यू इसलिए निकाल लिया था, ये क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, d डैश अपान dt और क्या है प्लस ओमेगा क्रॉस और क्या है, और ब्रैकेट में ये वाला चीज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, b डैश प्लस ओमेगा गुणे r। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो फिर से आप क्या कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए मुझे डस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हाथ से ही मिटा लेती हूँ। अब चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं dv अपान dt, क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना है। और ये d डैश अपान dt है, और ये क्या है, अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें इंटू भी करते हैं। तो पहले इसमें इसका इंटू होगा, फिर इसमें इसका इंटू होगा ना, तो हो जाएगा d डैश अपान dt और क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो d डैश r अपान dt हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्रॉस r है ना, तो ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब इस वाले का इसमें इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओमेगा इंटू वी डैश। ठीक है, ओमेगा इंटू हो जाएगा, और फिर इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ओमेगा क्रॉस, और ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r। इतना हमने इंटू कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमको मिल जाएगा एक्सक्लेरेशन। ठीक है, तो v डैश अपान dt कर लेते हैं, और प्लस क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमें दो वो वाला रूल लगाना पड़ेगा, दो पद वाला रूल लगाना पड़ेगा, नहीं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले को हम क्या करते हैं, ओमेगा को आगे कर लेते हैं, dt अपान क्रॉस r लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस फिर क्या करेंगे कि r को आगे लिखेंगे, फिर d डैश ओमेगा अपान dt, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और फिर अभी ये वाला बचा है। ठीक है, तो ये वाला हम लिख लेते हैं, ये क्रॉस v डैश और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस r। हमने क्या किया, हमने जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, यानी टू प्रोडक्ट वाला रूल लगाया, डेरिवेशन वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a, पर ये किसका एक्सक्लेरेशन है, ये इस s वाले के अकॉर्डिंग एक्सक्लेरेशन है, एस वाले के। और ये जो जिस पे डैश लगा है वो एस डैश वाले, यानी कि ये डैश आपको मिल गया। ठीक है, और अब क्या करना है, प्लस अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि ओमेगा और डी आर अपान डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, डी आर अपान डी टी को आप लिख सकते हैं, डैश वाला है तो सबसे पहले तो आपको ये वाला रेफरेंस फ्रेम है, तो इस वाले रेफरेंस फ्रेम में जो पोजीशन वेक्टर है उसको टाइम के साथ डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो डैश लगा है तो इसे यानी एस डैश वाले से, यानी हम इसको ये क्रॉस हम लिख सकते हैं इसको वी डैश। ठीक है, वी डैश इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि डी आर अपान डी टी को हम लोग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आर क्या है ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, टाइम डेरिवेशन लिख सकते हैं। और आर डैश बराबर, तो उससे मत आप देखिए कि वहाँ पे तो आर डैश था, यहाँ पे आर है, यानी कि हम इसको वी डैश भी लिख सकते हैं और वी डैश लिख सकते हैं इसको, और इधर एक वी डैश है तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2v डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, अब ये हमें ये चीज़ बच रहा है आर और डी क्रॉस ओमेगा अपान डी टी हमें मिल रहा है। ठीक है, और फिर प्लस ये चीज़ तो हमने इसमें ऐड कर लिया, प्लस हमें मिल रहा है ओमेगा क्रॉस ओमेगा गुणे आर। पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्सक्लेरेशन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सक्लेरेशन निकालना था। इसलिए ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेरेशन है, क्योंकि इस पर डैश लगा हुआ है, हम क्या हर जगह इसके लिए डैश का यूज़ करते थे, तो हम इसको रहने देंगे इधर और सारे को इधर कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आर डी डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपान डी टी, प्लस क्या बचेगा, ये ओमेगा कहाँ से एक एक्स्ट्रा आ गया, अच्छा हाँ ओमेगा, और ये हो जाएगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, इतना आपका बच गया। और देखिए बीच में माइनस हुआ क्योंकि हमने इस सबको इधर किया, ठीक है। तो ये तो अभी हमें मिला एक्सक्लेरेशन, ठीक है, तो इसको भी आप एक इक्वेशन मान लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपसे एक्सक्लेरेशन पूछ दे तो आप कर सकते हैं। इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड तो हमने मान लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या माने, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना है फोर्स, तो सिंपली है फोर्स निकालने के लिए सब में हम m से इंटू कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ m से इंटू कर लेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे m इंटू a डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस 2m, और लिख लेते हैं ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस यहाँ पे लिख लेंगे m आर और डी डैश ओमेगा अपान डी टी, और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एम ओमेगा और क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया आपका, अभी क्या इसमें हमने क्या m से इंटू कर दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम कुछ और भी आगे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ वहाँ फोर्स लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसमें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स और यूलर्स फोर्स लगाते हैं। तो देखिए खुद पे खुद वो आएगा आंसर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफ डैश, इसको लिख सकते हैं, और ये आपका मिल जाएगा एफ, ठीक है, ये एफ मिल जाएगा, और माइनस जो भी है उसको लिख लीजिए, ठीक है, क्या है बी डैश माइनस एम आर डी डैश ओमेगा अपान डी टी, और माइनस एम ओमेगा और क्रॉस ओमेगा प्लस डी आर, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कुछ काम है हमें, ठीक है, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो देखिए पहले मुझे 1 मिनट चेक कर ले दीजिए कि सही है कि नहीं, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ चीज़ें कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये जो देखिए ये आपका जो है, ये है आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये एक इमेजिनरी फोर्स है, वही क्या है, ये कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, ये क्या है कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स है। और ये जो आपका मिला है ये आपका है, ये आपका यूलर्स फोर्स है। यूलर्स फोर्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये आपका यूलर्स फोर्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने लेक्चर नंबर 6 में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी एक इमेजिनरी फोर्स क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो यही होता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लिख सकते हैं कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें कुछ फ्रिक्टिशियस फोर्स को लगाते हैं जिससे कि उसमें न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाए। तो यहाँ पे खुद आ गया, तो ये कैसे, इसलिए जब हम कभी भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आगे कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे अगर हमें कोरियोलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट हम इतना बस लिख देंगे, ठीक है, इतना सारा हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यही होता है कोरियोलिस। अब ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं लेक्चर वाइज नोट्स को प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप कहेंगे कि नोट्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने डेरिवेशन कर लिया, पर आपको एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको कुछ लिखना पड़ता है कि मैंने ये माना है, वो किया है, ये सब जो मतलब नोट्स में नोट्स की बात कर रही हूँ, तो वो सब अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ मैं लेक्चर वाइज नोट्स को क्या करती हूँ प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, स्टडी करते रहिए, कभी भी स्टडी मत छोड़िए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए और अब खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए, अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।